हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद निहाल आप सबके सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ हमारी एक स्पेशल गेस्ट है जोया आलम, जिन्होंने जामिया बीएलएलबी में 2025 में ऑल इंडिया रैंक 13 हासिल की है और एएमयू बीएलएलबी में ऑल इंडिया रैंक 93 हासिल की है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आपकी इस कामयाबी के लिए। शुक्रिया। हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की, और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, वो भी एक तरीके उनको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन चीज़ों को देखना चाहिए, कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, कोई अगर हमारा वीक पोर्शन है तो हम कैसे काम करेंगे उसको। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप MLS के किस बैच में थी? ऑफलाइन बैच प्रयास 2.0। ऑफलाइन बैच प्रयास 2.0। ठीक है, अब हम मुझे ये बताइए अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक आइडिया हो सके। Assalamu alaikum everyone. I'm Zoya Alam and I completed my 12th in 2023. It was from Jamia itself, and I'm from humanities background, and I belong to a small village Kotesra in district Muzaffarnagar, and I'm going to be a first generation lawyer. So that's all about me. जैसा आपने बताया आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनने जा रही हैं, अल्लाह आपको और कामयाब करे और बुलंदी तक पहुंचाए, और आपने ज़रूर मेहनत की होगी, इस वजह से आपने ऑल इंडिया रैंक कहीं ना कहीं 13 हासिल की है और आपकी ये मेहनत का नतीजा है। अब मुझे ये बताइए कि आपने जामिया बीएलएलबी या फिर एएमयू बीएलएलबी के अलावा कोई और भी एग्जामिनेशन दिए थे लॉ के रिगार्डिंग? जी, लास्ट ईयर मैंने जामिया ही दिया था एंड इट वाज टोटली बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने फर्स्ट टाइम ही क्लैड एंड एलेट दिया था। मेरा एनएलयूडी की मेन टारगेट था, बट अनफॉर्चुनेटली रैंक एक्सपेक्टेड नहीं आ पाई, सो मैंने जामिया को एक अनदर चांस दिया। ओके, तो आपने ऑलरेडी एक एग्जामिनेशन दे रखा था, फिर अपने जामिया भी लास्ट ईयर अपेयर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से कामयाब नहीं हो सकी, तो इस बार आपने दोबारा प्रिपरेशन की है और इस वजह से कामयाब हो गई। अब मुझे बताइए आपकी जिस वजह से हमने ये वीडियो बनाया है, जो सबसे हेल्पफुल होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए जो हमें दूर से कहीं से रिमोट एरिया से या फिर जिनके पास एक्सेस नहीं है वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे रखें कि एक बेटर रैंक के साथ साथ बहुत ही एक अच्छा कॉलेज भी टारगेट कर सके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुई वो मिड फेब से स्टार्ट हुई। एक्चुअली ये मेरा गैप इसी वजह से आ पाया क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही दिसंबर में एलेट अपेयर करा था, तो मुझे एक ब्रेक चाहिए था जो मैं अपनी जामिया की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकूँ। सो मुझे एक मेरे फ्रेंड के थ्रू MLS का पता चलता है, तो मैं तभी ऑफलाइन बैच में एनरोल हो जाती हूँ, एंड तब तक मेरा काफ़ी बैकलॉग हो चुका था, स्पेशली इन करंट अफेयर। सो एंड प्लस मेरे काफ़ी सब्जेक्ट भी क्लियर ही थे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बस मुझे ब्रशअप करना था क्योंकि एलेट में मैंने ज़्यादातर सब कुछ कवर किया था एंड प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना था। सो सर ने मेरे लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई, फैसल सर ने, कि किस तरीके से हम करंट अफेयर का बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस जो मैंने लास्ट ईयर जो मैंने मिस्टेक की मैं वो हाईलाइट करना चाहूँगी कि मैंने PYQ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। PYQ मैंने पूरा छोड़ दिया था, एंड सर ने मुझे ये चीज़ आती ही कहती कि तुमको सबसे पहले PYQ कंप्लीट करना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी गाइड होती है, जो हमें एक बहुत अच्छा ओवरऑल हमें ओवरव्यू दे देती है कि किस तरीके से हमारा मेन पेपर क्वेश्चन पेपर दिखने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को पढ़ लें कि आपके PYQ में क्या हुआ है, आपको उसको एनालाइज भी करना है कि मतलब किस पार्ट से क्या क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे 2024 में क्या हुआ था, हमारा एक क्वेश्चन ही आया था इकोनॉमिक्स का, और इस दफ़ा हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़े हैं, तो हमें ये चीज़ भी एनालाइज करनी है। और दूसरा क्या है कि हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये हमने देखा भी है। एंड सेकेंड वन इज़ कि मैंने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया था, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। सर ने ये एनालाइज किया क्योंकि स्टार्टिंग के मॉक्स में मैंने सिर्फ रीजनिंग पर फोकस किया, तो सर का सबसे पहले क्वेश्चन होता था कि जोया तुम मैथ्स के मतलब कितने क्वेश्चन अटेंड कर रही हो, तो मैंने सर ने मेरे लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के एप्टीट्यूड पर कैसे फोकस करना है। देन लीगल मेरा सारा कवर था, बस मैंने उसकी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जो भी हमारी क्लासेस में आयशा मैम ने जो भी कवर किया है, मैंने करवाया है, मैंने वो सब कुछ कवर किया। देन हमारे ऐप पर जो भी अपलोडेड था या हमें जो भी कंटेंट दिया जा रहा था, मैंने उसको कवर किया। देन करंट अफेयर का बैकलॉग मेरा बहुत ज़्यादा रह चुका था, तो सर ने मुझको एडवाइस किया था कि आप किस तरीके से मतलब पहला जो आपके मंथ का रह रहा है एलेट के बाद का, वो आप कैसे कवर कर सकती हैं, एंड देन आप मतलब जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसके साथ कैसे अपने आप को मैनेज कर सकती है। और हमें मैगजीन दी जाती थी, एक मैगजीन में हमारा वन लाइनर होता था। सेकेंड वन इज़ हमारा काइंड ऑफ 10 प्रैक्टिस सेट थे जो एक हमारे सेशनल टेस्ट की तरह काम करते थे।
तो अगर आप मतलब उन्होंने बोला कि आप ये सब कवर कर लो और साथ में जीके टुडे ले लो, तो आपके एक ही मंथ के 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर उसके बाहर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन सेकेंड लास्ट इंग्लिश में मैंने वो कैब कंप्लीट किया, जो भी मेरा बैकलॉग था फ्रांस सर का, प्लस मैंने उनकी सारी क्लासेस ली। और सर की एक स्ट्रैटेजी होती थी 1 का 4, वो आप फॉलो करोगे तो मतलब ऐसा होता है कि ना आपको मॉक में भी मिल जाता है, फिर आप खुद देखोगे आपको क्वेश्चन पेपर में भी वही वो कैब मिल जाएगी। एंड द लास्ट उसका जो सेकंड पार्ट है इंग्लिश का ग्रामर, तो ग्रामर के लिए मैंने हमारी क्लासेस हो चुकी थी, मैंने वो कवर की। फिर हमारे निहाल सर हमारे प्रैक्टिस सेशन ले रहे थे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। एंड द लास्ट वन इज जीएस जो सबसे वास्ट होता है, आप कितना ही कवर कर लो आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट रिसोर्सेज होती हैं। तो मेरा उसके लिए सिर्फ मेन यही था कि जितना भी मुझे कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है मैं उसी को रिवाइज करूँ, उसी को पढूं, उसी को कवर करूँ, जो मेरे मॉक में आता है उससे लिंक करूँ, और साथ में मैं पीवाईक्यू पर भी ध्यान दूँ। तो ये ओवरऑल मेरी स्ट्रैटेजी रही है, साथ में मॉक मतलब रेगुलरली बेसिस पर देना। खैर आपने जैसा बताया उस हिसाब से तो मुझे ये मालूम पड़ता है कि 24 घंटे में शायद 32 घंटे भी कम पड़ रहे होंगे पढ़ने के लिए। तो मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए, जो हमारे साथ स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, कि उन्हें कैसे पढ़ना है? जैसे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनके पास कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे आपने मेंशन किया कि कंटेंट को बहुत ही एक वे में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमें जितनी चीज़ें मिल रही हैं सबकी सब चीज़ें पढ़ लेनी है, उसके साथ साथ हमें कंटेंट को एनालाइज करने की ज़रूरत है। और मुझे सबसे पहले ये बताइए कि किस चैप्टर पे या फिर किस पोर्शन पे आपने कितना वक्त दिया, कौन सा पोर्शन आपका वीक था, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग था, उसे कैसे मैनेज किया? अगर मैं वीक की बात करूँ तो मेरा मुझे लगता था करंट अफेयर जो लास्ट मैंने अपीयर किया था उसमें मेरा करंट अफेयर बहुत ही कम अटेम्प्ट हुआ था। सेकेंड वन इज मैंने अभी बताया एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो मेरा लीगल था। एंड जीएस तो मतलब कभी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर आपको आता है तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं आता तो वीक है आपका। और साथ में वो कैब के लिए भी यही सेम है जो जीएस के लिए होता है। और ग्रामर का मतलब हमारा जो चल रहा था वही कम्प्लीट किया। कितने घंटे डेडिकेटेड किया, ऐसा कुछ था कि बच्चे? एग्जैक्ट नंबर तो मुझे भी नहीं पता, मतलब ऐसा होता था मेरे माइंड में रफ, मतलब जहन में एक रफ पिक्चर बना देती थी कि मुझे क्या कवर करना है उस दिन में, और मेरा टारगेट होता था कि उसका कम से कम 80% मैं कवर कर लूँ, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इतनी पढ़ती थी कि इन्हें ये नहीं मालूम कि ये कितने घंटे पढ़ती थी। नहीं सर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जो चीज़ें हमें प्रोवाइड हो रही है, जो गाइडेंस या फिर जो मेंटरशिप मिल रही है, हम उसके साथ साथ आगे बढ़े और उसको फुल तरीके से कवर करने की कोशिश करें। और जो हमारे सामने जितने पीवाईक्यूज वगैरह है उसे एनालाइज करें, एनालाइज करने के हिसाब से उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, हम अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करेंगे और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे और उस हिसाब से हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी थी। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वीमेन परफेक्ट टू। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैंने देखा है, और कहीं ना कहीं इनकी मेहनत है, अपनी मेहनत है, और जिस वजह से ऑल इंडिया रैंक 13 हासिल किया है इन्होंने जामिया में बीएलएलबी के एग्जामिनेशंस में। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो 2026 में अपियर होना चाहते हैं, उनके लिए क्या एक क्रस्ट सजेशन रहेगा? एक ब्रीफ में आप प्लीज़ सजेशन बताइए उन लोगों के लिए, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वो सेल्फ करना चाहें तो, या फिर वो कोचिंग लेना चाहते हैं तो, या फिर कोचिंग का क्या रोल रहता है? बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है, हमें कोचिंग लेने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पर क्लैरिफाई कीजिए। कोचिंग वाला अगर क्वेश्चन है तो उसका यही आंसर होगा कि आपको ना गाइडेंस ज़रूरी होती है, मतलब चाहे आप कोचिंग से लें, आपके कोई कनेक्शन हो, कि गाइडेंस का आपके लिए इस पर इम्पॉर्टेंट रोल ऐसे प्ले करती है कि आपको बहुत मतलब कि आपके पास इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, और आपका जो गाइडर है, जो मेंटोर है, वो आपको बताता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ये कवर करना है। ये है कि आपको मतलब आपकी थ्रू आउट प्रिपरेशन जर्नी में आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड करे कि आपको प्रॉपर किस एरिया पर फोकस करना है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारी होंगी, तो आपको जो आइडेंटिफाई करके दे कि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव करती है। तो ये तो चाहिए होता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे एक मेंटोर की ही ज़रूरत थी जो मुझे बताए कि मेरे वीक एरियाज़ क्या हैं और उसमें मैं किस तरीके से मतलब ठीक कर सकती हूँ। देन अगर मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर दूँ कि मैं किस तरीके से गाइड करूँगी आने वाले बैच को, तो फर्स्ट वन यही रहेगा कि आप पीवाईक्यू पर ध्यान दें। पीवाईक्यू सबसे बेस्ट टूल है, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसको देखने के लिए, एक ओवरव्यू लेने के लिए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर दिखने वाला है, आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करें कि किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और किसका कितना वेटेज है। देन सेकेंड वन इज़ कि आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपका रोज़ टाइम मांगते हैं, जैसे कि आपका वोकैब इतना सारा है कि मतलब आप लास्ट तक भी करेंगे तब भी कवर नहीं होगा, सेम एज जीके।
और करंट अफेयर आपको ज़्यादा लास्ट में इतना ज़्यादा बल्कि नोट दे देगा कि आपको लास्ट में वो स्ट्रेस देने वाला है। तो अगर आप टाइम टू टाइम उसको कवर करते रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देन थर्ड वन इज़ आप मॉक आप रेगुलरली लगाएंगे। फर्स्ट वन इज़ कि ये मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टूल है 2 चीज़ों को जज करने का। फर्स्ट वन इज़ कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक आई है, एंड सेकेंड वन इज़ आपका वीक एरिया क्या है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हो। तो आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करना है, चाहे आपकी प्रिपरेशन कहीं पर भी चल रही हो या फिर आपका सिलेबस कवर हुआ या ना हुआ हो। तो और लास्ट वन यही रहेगा कि जितने सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को सर ने, मतलब वो मेरा ध्यान ही इस तरफ, सर यही कह के लाए थे कि ना आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन होने ना होने में, सेल्फ फाइनेंस टू रेगुलर लाने में, और रेगुलर से आपकी मतलब अच्छी रैंकिंग लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हाँ, PYQ तो वो ज़रूर मैं कहूँगी कि जितना हो सके उतना कवर करो। और ये चीज़ सर ने हमेशा मुझे कही है कि ये सब आपकी जो PYQ है ये आपके लिए बाइबल है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से रिलीजियसली फॉलो करना है आपको अच्छे रिजल्ट के लिए। मुझे अपने मॉक्स के बारे में बताइए कि जैसे कि मॉक्स आपने लिए होंगे तो क्या बेनिफिट रहा मॉक्स से, और मॉक्स लेने से क्या बेनिफिट्स होता है स्टूडेंट्स को। बहुत बार वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मॉक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो प्लीज़ आप उसके बारे में थोड़ी बताइए। अच्छा, मॉक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना स्कोर हाईलाइट कर दूं, क्योंकि आपको ना मॉक कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेट कर देता है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे फर्स्ट मॉक में 52 मार्क्स आए थे एंड लास्ट वन इज़ 106, क्योंकि सर ने मुझे बीच में एक चीज़, जब मैंने ये चीज़ सर के साथ शेयर करी तो सर ने मुझे बोला था कि ना आपको मॉक को इतना सीरियस नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 चीज़ अपने जहन में रखनी है कि मॉक को सिर्फ मॉक की तरह ही लो, कि आप एक एग्जाम अपना मतलब एक टेस्ट टाइप अपीयर कर रहे हो जो आपके क्वेश्चन पेपर से मतलब कि सिमिलर होगा। एंड सेकेंड वन इज कि इसमें सिर्फ आप अपने वीक एरियाज को एनालाइज करो, उसको आइडेंटिफाई करो, उस पर इम्प्रूवमेंट लाओ, और धीरे धीरे आपको खुद ही आप मॉक से यूज्ड टू हो जाओगे। एंड यस, मतलब इंपॉर्टेंट रोल भी कैसे प्ले किया है, क्योंकि जब आपको क्या होता है ना, आपने इतने सारे मॉक दिए और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मॉक के अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फील होता है। और हाँ, थर्ड वन इज़ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मॉक बहुत सिंसियरिटी के साथ दिया, उसी टाइम पर दिया है, एंड अगर आप ऑफलाइन, स्पेशली अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ और भी बच्चे दे रहे हैं, तो जब आप मेन डे पर अपना क्वेश्चन पेपर दोगे, मतलब कि एग्जाम दोगे, तो आपको बिल्कुल डिफरेंस नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा आप कोई अनदर मॉक ही दे रहे हो। तो मॉक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और हाँ, एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका टाइम मैनेजमेंट आपको सिखा देता है। मतलब आप अगर आप डायरेक्ट ही एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप बहुत लैग कर जाओगे, स्ट्रेस फील होगा आपको। तो अगर आपने मॉक दिया है तो आपको अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट आएगा। जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रही है, सर ने मेरे साथ, मतलब हम सबके साथ ही स्ट्रैटेजी शेयर करी थी कि 3 फेजेस में अपना मॉक देना है। फर्स्ट में जो आपका फर्स्ट गो वाले क्वेश्चन है, सेकंड में आपको थोड़ा जिसमें टाइम देना पड़े, एंड थर्ड वन की जिसमें आपको लाइक आपका एलिमेंट्री टाइप आ गया कि जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो अगर आप ऐसे 3 फेजेस में लाएंगे ना, तो आपको ना तो स्ट्रेस होगा और आपका सारा क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रही है कि मॉक्स को अगर हम प्लान वे में सही तरीके से मैनेज करें तो हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और रिजल्ट वाले डे, यानी कि जब जिस दिन हम एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं सेंटर पर बैठ करके, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिस वजह से हम स्ट्रेस आउट नहीं होते और हम अपने पेपर्स को अच्छे से अपियर कर पाते हैं। वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताइए कि आपने जो मॉक दिया था वो MLS के मॉक में, तो आप ऑनलाइन मॉक दे रही थी या फिर ऑफलाइन मॉक दे रही थी? मैं ऑफलाइन ही दे रही थी, और मुझे लगता है कि यही बहुत अच्छा रोल प्ले किया है मेरे एग्ज़ाम डे पे भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हुआ उस वक्त देते हुए, कि मैंने ऑलमोस्ट सारे मॉक ऑफलाइन दिया। जो मैंने 1-2 दिया है ऑनलाइन, और उसमें मुझे डिफरेंस पता चल गया था कि ऑफलाइन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कंपेयर टू ऑनलाइन। ओके। तो मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मॉक्स देने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर मतलब कि मेन डिफरेंस यही रहता है कि ना आपको ऑफलाइन देने में आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपके पास, मतलब इन्विजिलेटर टाइप जहाँ भी आप दे रहे हो जाके वो मिलेंगे, साथ में आपको बाकी लोग भी आपके साथ देते रहेंगे, और आपको टाइम का भी इशू मतलब कि रहेगा कि हाँ मुझे इस टाइम में कंप्लीट करना है। ऑनलाइन में हम कहीं ना ऐसा हो जाता है अपनी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और आराम से देते हैं, या फिर थोड़ी हमारे मतलब कि टाइम भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप ऑफलाइन कहीं भी सेंटर पर आए और मॉक दें।
ओके, यानी कि हम एक रियल एग्जामिनेशन जो फीलिंग होती है हम वो अपने मॉक्स में ज़ाहिर कर पाते हैं, जिस वजह से हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें किस तरीके से मॉक्स के साथ साथ हमें रियल एग्जामिनेशन में अपीयर करना है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि एमएलएस का क्या रोल रहा है, या फिर एमएलएस के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? एमएलएस का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है। मेरी मतलब कि जो जर्नी थी वो बहुत शॉर्ट थी, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो चाहिए था ना, मुझे एक गाइडेंस चाहिए थी कि मतलब मुझे कोई बताए कि मैं कहाँ पर गलत जा रही हूँ, क्या एरिया मेरे मतलब ऐसे हैं कि जो मेरे सिलेक्शन को रोक रहे हैं। वो मुझे मिला, वो मुझे फैसल सर ने बताया, बाकी टीचर्स ने। अगर मुझे मतलब कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती थी तो मैं उनसे कन्फ्रंट कर देती थी। और एक चीज़ ये भी थी कि मतलब अगर मुझे 12 बजे भी कोई डाउट आया है ना, तो मैं डायरेक्ट सर को मैसेज कर देती कि सर मेरे को ये डाउट आ रहा है, तो सर तभी सॉल्यूशन दे देते। तो मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम डाउट आ रहा है और एकदम सॉल्व हो रहा है, तो वो आपकी प्रिपरेशन को ना थोड़ा ऐसे लाइटली कर देता। एंड दूसरा ये है कि मुझे बहुत फैमिली टाइप एनवायरनमेंट मिला है, जैसे कि हमारी स्टार पार्टी यहाँ पर हुई है, तो छोटे छोटे हम सेलिब्रेशन भी करते रहते थे। तो मतलब वो भी आपको चाहिए होता है, आप कंटिन्यूसली ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते ही रहो, थोड़ा अगर आपको ऐसा मतलब एनवायरनमेंट मिल रहा है ना जिसमें आप चिल भी कर सको, तो वो भी अच्छा रोल प्ले करता है। और अगर आपकी फैकल्टी के साथ आपका रिलेशन अच्छा बन रहा है, मतलब आप बाकी भी थोड़ी बात कर पा रहे हो, अपने डाउट को बहुत ईजिली उनके साथ बता पा रहे हो, मतलब कि शेयर कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छा रोल रहता है और मुझे ये सब मिला है। ओके, यानी कि हम एमएलएस की बात करें तो एक अच्छी कनेक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग के साथ एक अच्छा रिलेशन होता है, हम अपने डाउट्स वगैरह को उसके हैंडल कर पा रहे हैं, मतलब आप ये बताना चाह रही हैं। यानी कि बहुत ही अच्छा ओवरऑल एक रिलेशन रहा है फैकल्टी मेम्बर्स के बीच में और आपके बीच में, और एक कहीं ना कहीं ये भी माहौल रहा है कि रिफ्रेशमेंट जैसी चीज़ें हैं कि हमें बहुत सी चीज़ों पे स्ट्रेस आउट नहीं होना, जो सबसे ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन को लेकर के अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते होंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात कही है जोया आलम ने कि हमें कभी कभी मौका मिलने पर अपने आप को रिफ्रेश, अपने आप को टाइम भी देना चाहिए, जो कि हमने देखा किस तरीके से ये एक स्ट्रेटजी रहती है कोचिंग की भी, एमएलएस की भी, और लोगों को एक फैमिली रिलेशन प्रोवाइड कराने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया जोया आलम, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया हमें। एमएलएस की टीम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। हाँ, शुक्रिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।